क्या हो अगर तुम किसी देश के नागरिक हो, ये प्रूफ करने के लिए अब कागजों की जरूरत पड़ने लगी। कुछ ऐसी ही कहानी है द ट्वाइलाइट जोन के एपिसोड नंबर 8 पॉइंट ऑफ ओरिजिन की। कहानी की मेन लीड हैं ईव मार्टिन। ईव कोई साधारण महिला नहीं है, वो हाई क्लास की उस लेयर का हिस्सा है जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं पर सिर्फ दूसरे लोगों के लिए। लेकिन सिस्टम की खूबसूरती यही है कि वो तब तक आपका दोस्त है जब तक आप उसके डेटा में फिट बैठते हैं। और ऐसा ही भूचाल आने वाला था ईव की जिंदगी में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हमें ईव की कहानी दिखाई जाती है। ईव निहायत ही अमीर औरत है। उसका एक खूबसूरत बंगला है, 2 प्यारे बच्चे हैं और एक प्यार करने वाला पति। वो अमेरिका की उस सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पे अमीर लोग गरीबों की मदद करना अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। और इसी कड़ी में ईव की एक नौकरानी है जिसका नाम है एना। एना एक इमिग्रेंट है, यानी वो इलीगल तौर पर अमेरिका आई है। एना बहुत बरसों से ईव का काम करते आई है, यानी वो बिल्कुल उनके फैमिली मेंबर्स की तरह है, ऐसा एना को लगता है। एना ईव के पास आती है और कहती है कि उसके पास कोई सरकारी कागज तो है नहीं और उसके पोते को स्कूल में एडमिशन लेना है, तो क्या वो एडमिशन में पते के तौर पर अपनी मालकिन ईव का एड्रेस डाल सकती है। ईव सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पहली बात तो ये कि उसे फिर से एना की मदद करने का मौका मिल रहा था, और दूसरी बात ये कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी नौकरानी का पोता भी है। वो काफी खुश होकर एना को परमिट कर देती है कि वो उसका एड्रेस लोकल गार्जियन के तौर पर यूज कर सकती है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। नौकरानी खुश होकर दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन ये थे होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट्स, जिन्हें पता चल गया था कि एना एक इलीगल इमिग्रेंट। नजरों के सामने ही ईव के एना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर ईव कुछ भी नहीं कर पाती। हाँ, वो दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। शाम को उसकी सभी सोशल अमीर महिलाओं की पार्टी होती है, जिस पार्टी में वो बताती है कि आज कैसे होमलैंड सिक्योरिटी वाले उसकी नौकरानी को उठाकर ले गए। ये सब बातें उन सभी औरतों के लिए काफी दुख का विषय था, क्योंकि उनकी भी नौकरानियां इमिग्रेंट्स थी। इमिग्रेंट्स को काफी कम तनख्वाह में नौकरी पे रखा जा सकता था, लेकिन उन लोगों को ये भी डर था कि कल को उनके यहाँ भी अटैक हो सकता है और उनकी नौकरानियों को उठा कर ले जाया जा सकता है। ईव आज काफी ज्यादा दुखी थी। वो यही सब बातें अपने पति से भी डिस्कस करती है और सो जाती है। लेकिन जब भी रात को ईव सोती थी, एक भयानक ब्लैक एंड व्हाइट सपना उसे डराता था, जहाँ दिखते थे सूखे हुए पेड़, उल्टी हुई बिल्डिंग्स और एक छोटी बच्ची जो मदद के लिए पुकार रही है। ये सपना बचपन से ईव को आता था, लेकिन ये महज सपना है, कोई हकीकत नहीं है। हकीकत तो ये है कि ईव निहायत ही आलीशान बंगले में रहती है और वो अमीर है। ये सोचकर जब भी वो आसमान की तरफ देखती थी, उसे अपने बड़प्पन का एहसास होता था। लेकिन अब नौकरानी जा चुकी है तो घर के सारे काम उसे खुद ही करने पड़ेंगे। उसने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैमिली गैदरिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, तो उसी की शॉपिंग के सिलसिले में वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर ग्रोसरी स्टोर जाती है। लेकिन नौकरानी के रहते उसने कभी तो खुद काम किया नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, दुकान के किस सेक्शन में क्या सामान रखा है और दुकान में पेमेंट कैसे करते हैं। वो अपनी बेटियों को आइसक्रीम दिलाती है और पेमेंट करने जाती है, लेकिन उसके सभी कार्ड डिक्लाइन हो रहे थे। ईव के लिए तो ये गुस्से भरा पल था। इतनी अमीर औरत का बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज हो सकता है। वो इसी उधेड़बुन में बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी पे एक कागज चिपका हुआ था, जिसमें लिखा था कि तुम्हारी गाड़ी 2 गाड़ियों का जगह अकेले छेक रही है, यानी तुम बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज्ड हो। लेकिन आइसक्रीम की तरह ईव की हकीकत भी पिघलने वाली थी। कुछ काली गाड़ियां और काली सूट बूट पहने हुए आदमी और औरत ईव को कार से निकलने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि ये देश की सिक्योरिटी का विषय है, इसलिए ईव उन्हें कॉर्पोरेट करे। ईव जो एक बहुत अच्छी माँ थी, एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी, उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी, लेकिन बच्चों को वो एजेंट्स दूर कर देते हैं। जिसके बाद ईव हमें दिखाई जाती है एक फैसिलिटी में, जिस फैसिलिटी में बहुत ही बुरा हाल था। सभी कचरे की तरह यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों को वो अपने पैरों की धूल समझती थी, वो उन्हीं के इक्विवेलेंट खड़े हो गई है। लेकिन उसकी सांस में सांस तब आती है जब वो अपने पति को भी यहाँ देखती है। बातचीत से हमें पता चलता है कि उसके पति को भी इस तरीके से अचानक होमलैंड सिक्योरिटी वाले उठाकर ले आए थे। ईव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो ये लग रहा था कि पैसों से वो कानून को खरीद सकती है। वो अपने पति को बताती है कि उसकी नौकरानी एना को भी कल होमलैंड सिक्योरिटी वाले उठाकर ले गए थे। कहीं ये सब उसी कारण तो नहीं हो रहा है।
कहीं उनसे भी इसी बारे में तो पूछताछ नहीं होगी कि वो नौकरानी को कैसे रखे थे बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी कागजात के। उसे ये भी लग रहा था कि ऐना ने एड्रेस के तौर पर उनका एड्रेस यूज किया था, तो कहीं ये सब उसी कारण तो नहीं हो रहा कि वो एक नौकरानी की मदद कर रहे थे। अब उसके पति को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। जितने घंटे वो यहाँ वेट कर रहे थे वो एक नींद लेके उड़ चुका था, लेकिन ईव की आंखों से तो नींद ही गायब हो चुकी थी। अपने स्टेटस, अपने बच्चे, हर चीज के बारे में वो सोच रही थी। और अगले ही पल उन्हें बुलाया जाता है एक सीक्रेट कमरे में पूछताछ के लिए, जहाँ पे कैप्टन ईव से पूछताछ कर रहा था कि वो कहाँ से आई है, कहाँ की रहने वाली है। ईव बार बार कैप्टन को कहती है कि वो बहुत पैसे वाली है और बहुत सारे पैसे देकर वो गवर्नमेंट की मदद भी कर सकती है, उसे बस जाने दिया जाए। लेकिन कैप्टन यहाँ पर बार्गेनिंग के मूड में नहीं था। लगता है वो रिश्वत पर भी विश्वास नहीं रखता था। वो बच्चों को और हस्बैंड को जाने देता है, लेकिन ईव को रोक लिया जाता है। ईव की तो दुनिया ही हिल चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाएगी, बस थोड़ी बहुत पूछताछ होगी, लेकिन ईव को तो कैदी बना लिया गया था। आखिर क्या वजह थी, क्या गुनाह किया था उसने? अब वो ईव जो हाई फैशन एंड के कपड़े पहनती थी, उसे एक ऑरेंज कलर का कैदियों वाला कपड़ा दे दिया गया था और ईव भी मजबूर थी उन्हीं इमिग्रेंट्स के साथ रहने के लिए जिन्हें वो अपनी औकात से काफी नीचे का मानती है। ईव की जान में जान आती है जब वो इन सभी कैदियों के बीच में एक जाना पहचाना चेहरा देखती है। ये चेहरा था उसकी नौकरानी ऐना का। वो ऐना से गले लगती है और फिर ऐना पर ही बरसने लगती है कि ये सब उसके बेटे के कारण हो रहा है। ना तो वो अपने बेटे के होम स्कूल में उनका एड्रेस यूज करती और ना ये सब होता। लेकिन ये सुनकर ऐना भी बरस पड़ती है। ऐना का कहना था कि मैं इतने सालों तक आपकी नौकरी करती रही, मुझे आपके घर के एक एक सामान, आपकी बेटियों की आदत सब पता था, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि वो मेरा बेटा नहीं, मेरा पोता है। चलिए बताइए मेरे बेटे का क्या नाम है? ऐना और ईव के बीच जो भेद था वो मिट चुका था। अब तक ईव सिर्फ ये एहसास कराती थी कि ऐना उसका परिवार है, लेकिन ऐना को पता चल गया था कि उसकी हैसियत सिर्फ नौकरानी की ही है। लेकिन फिर भी वो एक ईमानदार नौकरानी थी, अपने मालिक की जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती थी। साथ ही में वो ईव को यहाँ क्यों लाया गया है उस सच्चाई को भी जानती थी। तो वो ईव को बाथरूम के छुपे हुए एक खुफिया कमरे में ले जाती है, जिस कमरे में कुछ और कैदी थे जिन्होंने सेम ऐसे ही ऑरेंज कपड़े पहने हुए थे। ये कैदी ईव को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और ईव से कुछ सीक्रेट बातें कहते हैं। वो ईव को कहते हैं कि हमें अब बच के रहना पड़ेगा, तुम हमारे ग्रुप की सबसे यंगर मेंबर हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए सच्चाई सामने आने मत देना। लेकिन यही तो बात थी, आखिर सच्चाई थी क्या? इससे पहले कि ईव कुछ समझ पाती, इस खुफिया कमरे में भी पुलिस के एजेंट्स आ जाते हैं और इन सभी कैदियों को अलग अलग कर देते हैं। और अब कड़ाई से पूछताछ होती है ईव से। ईव को एक फैसिलिटी में लाया जाता है जहां उसे लोहे के बड़े से बेड पे बांध दिया गया था। ईव से पूछा जा रहा था कि वो कहाँ से आई है, कौन है, और ईव चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मैं अमेरिका की नागरिक हूँ। लेकिन यही तो बात थी कि वहम का गुब्बारा कैप्टन तोड़ देता है। कैप्टन ईव को बताता है नागरिक तो दूर की बात है, वो तो इंसान भी नहीं है। पृथ्वी में बहुत सारे डायमेंशन होते हैं जिस डायमेंशन के जीव अपने अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन बरसों पहले एक डायमेंशन नष्ट हो रहा था और धीरे धीरे उस डायमेंशन के लोग पृथ्वी पर आना शुरू किए थे। ईव कोई इंसान नहीं है, वो उसी डायमेंशन की क्रिएचर है जो अपने डायमेंशन के खत्म होने पर पृथ्वी के इस डायमेंशन में आ गई है। ईव की तो पूरी दुनिया ही पलट गई थी। उसे लग रहा था कि कोई मजाक चल रहा है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं था। उसे रोज पूछताछ के लिए बुलाया जाता था और वही सवाल किए जाते थे कि वो कहाँ से आई है, वो कौन है। लेकिन ईव को तो कुछ पता ही नहीं था। इनफैक्ट ईव से ज्यादा तो कैप्टन जानता था। इस फैसिलिटी में रहते रहते ईव की हालत खराब होती जा रही। कभी खुद के साथ खेलती, खुद से बातें करती। अकेले सेल में रहते रहते तो वो पागल होती जा रही थी, क्योंकि उसे आदत नहीं थी इस टाइप की जगह में रहने की। और एक दिन कैप्टन ने सारी हदें पार कर दी। एक बड़ा सा स्विच बोर्ड उसकी कमर पे लगाया गया जो जोर जोर से झटके दे रहा था। ये तरीका था फाइनली ऐना के डीएनए में घुसकर सच्चाई जानने का कि वो है क्या और कहां से आई है। जिसके बाद उसे एक मास्क पहनाया जाता है जो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होगा। ईव को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये मशीन उसे हद लेवल पर टॉर्चर कर रही थी और दूसरी तरफ कैप्टन के सवाल भी नहीं रुक रहे थे। लेकिन अगले ही पल ईव की आंखें खुलती है
वो आराम से खुद को बेड पर सोता हुआ पा रही थी और उसका पूरा परिवार उसके साथ था। डॉक्टर्स बताते हैं कि ईव के टेस्ट रिजल्ट्स नेगेटिव निकले हैं, यानी वो कोई एलियन नहीं है, वो सच में अमेरिका की नागरिक है। सभी पुलिसकर्मी उससे माफी मांगते हैं कि एक गलतफहमी की वजह से ईव को इतना दुख झेलना पड़ा। ईव फिर से अपने अमीरी वाले घर में आ चुकी थी। उसका पति, उसके बच्चे उसके साथ थे, तो उसे और क्या चाहिए। एक परफेक्ट हाउसवाइफ वाली जिंदगी। वो एक बुरा सपना समझकर इन हफ्ते जो हुआ उसे भूलना चाहती थी। वो अपने पति को बताती है कि मुझे पता नहीं ये सच है या झूठ, लेकिन जब मुझे उस मशीन से कनेक्ट किया गया था तो मुझे वही बुरे सपने दिख रहे थे जो हर रात मुझे दिखते हैं। वो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया, वो छोटी बच्ची, और मुझे एहसास हुआ कि वो छोटी बच्ची कोई और नहीं, मैं हूँ। मैं सच में इस दुनिया की नहीं हूँ, ऐसा मुझे यकीन आने लगा है। और शायद इसीलिए जब मैं आसमान के नीले रंग को देखती हूँ तो अपनी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंग ही रंग महसूस करती हूँ। बस ईव का ये कहना था कि उसे एहसास होता है वो अभी तक सिमुलेशन में है। बस वो अपनी सच्चाई उगल गई, इसलिए कैप्टन ने उसे ऐसा एहसास दिलाया था कि वो अब पृथ्वी पे अपने घर में, अपने परिवार में वापस आ गई है। कैप्टन को जो चाहिए था वो मिल चुका था। फाइनली ये थ्योरी प्रूव हो चुकी थी कि एक ब्लैक एंड व्हाइट डायमेंशन है जो जब खत्म हो रहा था तो वहां से निवासी पृथ्वी पर आए थे, और यही निवासियों में से एक थी ईव। यानी सच में ईव कोई इंसान नहीं थी, वो वैसे ही इमिग्रेंट्स थी जो बिना किसी कागजात के पृथ्वी पर रहने आ गई थी, और अब वक्त था इन्हें निकाल कर इनकी सही जगह में फेंक देने का। बस अगले ही दिन ईव को फेंकने की तैयारी होने वाली थी। वो अपने सेल में थी, वो रो रही थी, चीख रही थी कि कोई उसे उसके परिवार के पास भेज दे। पर यही तो बात था, जिस परिवार को वो अपना मानती थी वो उसका अपना था ही नहीं, क्योंकि वो इंसान नहीं थी। कि अचानक उम्मीद की रोशनी बनकर उसे बाहर से एक आवाज आती है। वो आवाज ईव को कहती है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा दूंगा। ईव बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ईव को लगता है कि यहाँ से बाहर भागने का उसे रास्ता मिल चुका है, लेकिन ईव उस आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे नहीं, मेरे साथ मेरी नौकरानी को भी लेके चलो। काफ़ी मोल भाव करने के बाद एक रकम डिसाइड होती है, जिसके बाद डिसाइड होता है कि आज रात को ही ईव और एना यानी दोनों नौकरानी और मालकिन इस फैसिलिटी से भागेंगे। रात के 9 बजे जब सिक्योरिटी की पहल सबसे कम होती है, एक डॉक्टर वहाँ पे आता है। डॉक्टर डेड बॉडीज को बाहर फेंकने वाला था। इन्हीं डेड बॉडीज के बीच वो एना को छुपने के लिए कह देता है। घिन से बिदबिदाते हुए एना उसी डेड बॉडी के ऊपर सो जाती है। रास्ते में कुछ पुलिस के लोग आते हैं और उन डेड बॉडीज की शिनाख्त करने लगते हैं। बस एक उंगली लगनी थी और एना के गर्म शरीर को छूकर उन्हें पता चल जाने वाला था ये कोई मरी हुई बॉडी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने काफी चालाकी से ये कह दिया कि ये बॉडीज इन्फेक्टेड है तो बिना ग्लव्स के ना छुआ जाए। तो पुलिस भी तहकीकात नहीं करती और उस ट्रॉली को आगे जाने देती है। आगे का रास्ता एना और ईव को अकेले ही तय करना था। डॉक्टर ने सिक्योरिटी के पासवर्ड बता दिए और ये बताया कि बाहर की जाली में एक होल से वो निकल जाएंगी, जिसके बाद एक ट्रक उन्हें उठाकर ले जाएगा। बस हड़बड़ाते हुए, पुलिस की नज़रों से बचते हुए वो सिक्योरिटी वाले दरवाजे से निकलती हैं, जिसके बाद बर्फीली रोड पर भागना शुरू करती हैं। थोड़ी छानबीन के बाद जाली में एक छेद उन्हें मिल जाता है, जिस छेद से दोनों बाहर निकलती हैं और एक ट्रक भी आता है जो वही आइसक्रीम का ट्रक था जिससे उसके बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीदा जाता था। ये ट्रक वाला उन्हें जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहता है। ईव को अपने बच्चों से मिलने की बेताबी थी। वो ट्रक पे बैठ जाती है, लेकिन एना जो कि नौकरानी थी और उसका दिमाग सही जगह पे था, वो मना कर देती है। वो ईव को कहती है कि मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती मालकिन, आप अकेले ही जाओ। ईव भी उन्हें छोड़कर फाइनली ट्रक में बैठकर अपने घर पहुंच जाती है। इतने हसल्स के बाद जब वो घर पहुंचती है तो उसका पति उसके सामने खड़ा था अपने बच्चों को लेकर। ईव खुश हो जाती है कि फाइनली वो अपने घर आ गई, उसी परिवार में जो उसका अपना है। लेकिन अब अपनेपन के मायने बदल चुके थे। वो पति जो उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता था, उसने सीधा ईव को कह दिया कि वो उनमें से एक नहीं है, उसका डीएनए अलग है। ईव बार बार समझाती रहती है कि मुझे एक बार मेरे बच्चे को गले लगाने दो, मैं इसी परिवार की सदस्य हूँ, यही मेरा परिवार है। लेकिन अब परिवार के मायने बदल चुके थे। उसके पति ने होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट्स को बुला लिया था और अगले ही पल होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट्स किसी जानवर की तरह खींचते हुए ईव को ले जाने लगे। वो ईव जो इस सोसाइटी की शान होती थी, वही सोसाइटी के मेंबर गिरी हुई आंखों से ईव को देख रहे थे और उसे जज कर रहे थे।
और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। तो अब बारीकी से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। द ट्वाइलाइट जोन के हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी हमारे इमोशंस के साथ खेल जाता है। कहानी जब शुरू होती है तो आपको ईव से नफरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी गरीब हो। आपको लगता है कि ये कितनी प्रिविलेज्ड है, और यही हमें लगातार दिखाया जाता है, चाहे उसका नौकरानी से उसका व्यवहार हो, चाहे गाड़ी की पार्किंग में दो कार की जितनी बड़ी कार लेकर अकेले जाना हो। लेकिन जैसे ही ईव को गिरफ्तार किया जाता है बिना किसी रीजन के, तो आपको उसके लिए बुरा लगना शुरू होता है। आपको लगता है कि इस औरत ने आखिर बिगाड़ा ही क्या था। भले कैसी भी हो, बट एक अच्छी माँ और अच्छी वाइफ तो थी ना। पर हकीकत में ईव भी एक इमिग्रेंट थी जो पृथ्वी पर आई थी बिना किसी कागजात के। जब इनका ब्लैक एंड व्हाइट डायमेंशन खत्म हो रहा था तब पृथ्वी पे इन्होंने आसरा लिया था, क्योंकि यहाँ का वातावरण वैसा ही था जैसे इनके ब्लैक एंड व्हाइट डायमेंशन का था। ईव उस समय बच्ची, जिसके मन में यादें थी अपने पुराने डायमेंशन की। लकीली उसे अडॉप्ट कर लिया गया एक अमीर माँ बाप के द्वारा, जिसके कारण वो बहुत सारी दौलत इनहेरिटेट करती थी। देन उसकी शादी हुई डैनियल से। डैनियल को भी दहेज में खूब सारा पैसा मिला और इस तरीके से दोनों हस्बैंड वाइफ एक अच्छी जिंदगी जीने लगे। लेकिन डैनियल अनजान था कि ईव दूसरे डायमेंशन से आई इंसान जैसी दिखने वाली एक एलियन है। दोनों के बीच प्यार हुआ, संबंध बने और उनकी 2 प्यारी बेटियां हुई। ये बेटियां भी हाइब्रिड थी, इंसान और एलियन की। लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला कि उनके बीच ऐसे एलियन रह रहे हैं तो वो चुन चुन कर उन्हें इकट्ठा करने लगी। आपको लगेगा कि एना को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो मैक्सिकन इमिग्रेंट थी, लेकिन नहीं, एक्चुअली में एना भी ईव की तरह एलियन थी। शायद इसी कारण जब ईव को नहीं पता था कि एना का ग्रैंडसन है या एना उसके परिवार की मेंबर है, ऐसा कहकर ईव ढोंग करती थी, तो एना को ज़्यादा बुरा लगा था। उसे लग रहा था कि सेम स्पीशीज के होने के बाद भी ईव उसे समझ नहीं रही है। क्वाइट सिमिलर टू ह्यूमन रेसेस, कि हम सेम स्पीशीज के हैं लेकिन फिर भी अमीरी और गरीबी के कारण अपने साथ वाले इंसान को समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे जब नौकरानी एना ईव को छुपे हुए लोगों से मिलवाती है, जो छुपे हुए लोग ईव को हिदायत देते हैं कि उन्हें कुछ मत बताना, वो वास्तव में ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि ईव सबसे जवान एलियन थी, उसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा नहीं थी और बाकी एलियंस पे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, उनके डीएनए से इन्हें कुछ नहीं मिला था। क्वाइट पॉसिबल है कि ईव के डीएनए और उसकी मेमोरी से इन्हें उनके ओरिजिन के बारे में पता चल सके। ईव जब इस फैसिलिटी से भागती है तो वो एना को भी ले जाने की डिमांड करती है, लेकिन एना काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हो चुकी थी। वो एलियन होने के कारण भी इमिग्रेंट थी और मैक्सिको से होने के कारण भी अमेरिका में इमिग्रेंट थी, इसलिए वो किसी पे विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कितना भी दूर भाग लो जानी, वापस इसी सेल में वापस आना है। और ठीक ऐसा ही होता है ईव के साथ। वो अपने परिवार में वापस जाती है पर उसके खुद का पति ही उसे डिसोन कर देता है, यानी कि जब तक दिल मिलेंगे तब तक साथ रहेंगे, वक्त के आखिरी तक साथ निभाऊंगा। ये बात बदल कर अब हो चुकी थी, जब तक डीएनए मिलेंगे तब तक साथ रहूंगा और जब तक इंसान रहोगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो वंस अगेन ट्वाइलाइट जोन मॉडर्न हॉरर के द्वारा तमाचा मारता है हमारी सोच पर, जैसे कि अमीर लोगों के द्वारा पुलिस को कंट्रोल करना या रिश्वत दे के मामले को रफा दफा कर लेना या अमीरी गरीबी का भेदभाव या फिर कागज के माध्यम से प्रूव करना कि आप इसी देश के नागरिक हो। मजे की बात यह है कि यहाँ पर जगह जगह सार्काज़्म के तौर पर बताया गया है कि आप अमेरिका के नागरिक नहीं हो क्योंकि आप मैक्सिको से आए हो, लेकिन अमेरिकन क्या खुद अमेरिका के नागरिक हैं? ये ब्लॉन्ड और नीली आंखें वाले लोगों ने भी तो इस जमीन को नेटिव अमेरिकन से छीना था। तो सोचकर देखिए आखिर कौन कहाँ का असली नागरिक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड जी हाँ, अपने कागज संभाल कर रखिएगा।